नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज जस्टिस यशकांत वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड की, जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर पूरे देश में गूंज रही है। इस मामले में सवाल केवल जस्टिस यशकांत वर्मा पर ही नहीं, बल्कि इसके लपेटे में सुप्रीम कोर्ट सहित पूरी न्याय प्रणाली व्यवस्था आ गई है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा 14 मार्च को उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के दौरान कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए पाए जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने 25 पन्नों की रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को दी, जिसमें कहा गया कि इस मामले में और गहन जांच की जरूरत है। इसके बाद सीजीआई ने जस्टिस डीके उपाध्याय को आदेश दिया कि वे जस्टिस यशकांत वर्मा को अब आगे से कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस यशकांत वर्मा मामले की आंतरिक जांच कराने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2025 को जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशकांत वर्मा के खिलाफ सरकारी परिषद में अवैध नकदी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुवन की पीठ ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर की गई। पीठ ने कहा कि सीबीआई के निर्देश पर मामले की इन हाउस जांच जारी है। 2 जजों की खंडपीठ ने आगे कहा कि इन हाउस जांच पूरी होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या रिपोर्ट की जांच करने के बाद मामले को संसद में भेज सकते हैं। इस याचिका पर विचार करने का समय नहीं है। इन हाउस रिपोर्ट आने के बाद सभी विकल्प खुले हैं। यह याचिका समय से पहले की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक आंतरिक जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के साथ शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरें भी अपलोड की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड की आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक मिसाल बताया। कपिल सिब्बल ने द इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज सेशन में बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक खतरनाक उदाहरण पेश करता है। सिब्बल ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के फैसले पर रिएक्ट किया। सिब्बल ने आगे कहा कि जब कोर्ट खुद ही किसी दस्तावेज का सोर्स होता है तो लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। सच क्या है यह बाद में पता चलेगा। सिब्बल ने चेतावनी दी कि अगर इन चीजों को सार्वजनिक कर दिया गया तो संस्था अपनी विश्वसनीयता खो देगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक खतरनाक ट्रेंड है जो संस्था को इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एक लिखित तंत्र स्थापित करना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले में बार के साथ परामर्श किया जाना चाहिए था। यह एक व्यापक समिति को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो किया वह उनकी समझ के अनुसार किया, लेकिन समय बताएगा कि यह सही था या गलत। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार संसद के पास महाभियोग चलाने के अलावा कोई और शक्ति नहीं है, इसीलिए कोर्ट को इस बारे में सोचना होगी कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि संस्था को एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो लिखित में हो, जिससे पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशकांत वर्मा के घर लगी आग में होली के दिन बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी प्राप्त हुई। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई। इसको लेकर सवाल उठा
कि इतनी भारी मात्रा में नकदी मिलने के बावजूद मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। तो आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर करने वाली मांग वाली याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस मामले की वजह क्या रही। वीर रामास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से उपजा है, जिसके कारण जजों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का निर्णय लेने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथों में आ गया। इस फैसले में तय किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि किस जज पर आरोप लग रहा है और वह आपराधिक कदाचार या अक्षमता का भागी है या नहीं। अगर है भी तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। यानी सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जज पर लगाए गए आरोपों का आकलन करेंगे। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि उस जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। शीर्ष न्यायालय ने माना था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जज भी सिविल सर्वेंट या लोक सेवक है, इसीलिए लोक सेवक होने के नाते जजों पर भी आय से अधिक संपत्ति रखने के आपराधिक मुकदमे चलाए जा सकते हैं। लेकिन सब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होगा। जस्टिस रामास्वामी मामले में शीर्ष न्यायालय ने तर्क दिया कि यह तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता की जवाबदेही के साथ संतुलित होता है। बाद में इसी फैसले को और अधिक स्पष्ट किया गया। सी रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति AM भट्टाचार्य जो 1995 में मुकदमा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 124 के तहत बुरे व्यवहार और महाभियोग योग्य दुर्व्यवहार के बीच में अंतर को साफ किया। शीर्ष कोर्ट ने न्यायिक कदाचार की जांच के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया के तहत 5 सदस्यीय समिति की गठन को भी मंजूरी दी। समिति ने अक्टूबर 1997 में अपनी रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1999 में इसे अपनाया। साल 2014 में इसमें सुप्रीम कोर्ट में संशोधन किया। साल 2014 में मध्य प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश SK गेंगले के बनाम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश मामले में आंतरिक प्रक्रिया में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JS खेयर और अरुण मिश्रा ने 7 चरण वाली प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की। इसके तहत किसी जज के खिलाफ शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को दी जा सकती है। अगर शिकायत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को दी जाती है तो उस शिकायत को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजते हैं। CJI को लगता है कि शिकायत गंभीर नहीं है तो वे इसे खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस शशिकांत वर्मा का केस भी इसी प्रक्रिया के तहत जारी है। मामला सामने आने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को उनके गृह हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला सुना दिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ट्रांसफर के फैसले का विरोध कर रही है। जस्टिस शशिकांत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें तमाम जांच और आरोपित जज का बयान लेने के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि गहन जांच की सिफारिश करते हैं तो CJI रिपोर्ट और बयान की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक जांच समिति का गठन करते हैं। यह समिति 3 सदस्यीय होगी, जिसमें 2 अलग अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगती है। तमाम जांच के बाद यह समिति CJI को अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें बताया गया कि आरोपों में दम है या नहीं, साथ ही कदाचार के कारण निष्कासन कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। यदि कदाचार गंभीर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं और रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रख सकते हैं। यदि कदाचार गंभीर है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने की सलाह देते हैं। यदि आरोपित न्यायाधीश इससे इनकार करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि आरोपी जज को न्यायिक कार्य देना बंद कर दें।
यदि आरोपित न्यायाधीश फिर भी इस्तीफा नहीं देता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं और उन्हें हटाने की सिफारिश करते हैं। इसके बाद संसद में उनके उस न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हालांकि यह तमाम आंतरिक प्रक्रिया का जिक्र संविधान में नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजों के लिए खुद के बारे में विकसित किया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऋषि पाल सिंह जी, संविधान विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी रिसर्चर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप लोगों का तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि पाल जी, पहला सवाल आप ही से। एफआईआर की याचिका लगाने वाले नेदुम पारा ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच करना कोर्ट का काम नहीं है, इसे पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। यह टिप्पणी एक वकील द्वारा किया जाता है, तो इसे आप कितनी गंभीर मानते हैं? जी देखिए, अगर हम किसी सामान्य स्थिति की बात करते हैं तो सामान्य स्थिति में और एक जज के आरोप लगते हैं, दोनों स्थिति में यदा कदा एक काफी बड़ा अंतर होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि न्याय प्रक्रिया के अंदर जब भी जजेस अपना काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस को मतलब उनको काउंटर करने के लिए या उन पर दबाव देने के लिए कई सारे झूठे केस भी डाले जाते हैं। इस केस के बारे में निश्चित रूप से मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी सिटिंग जज जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ या किसी कोई खास पार्टी के खिलाफ अगर कोई गलत फैसले या अगर कोई उनके विपरीत फैसले लेते हैं तो अक्सर उनको टारगेट किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई गई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट के मामले के अंदर जब भी कोई मामला होता है तो पहले उनसे कंसल्ट किया जाता है। कंसल्ट करके एक इन हाउस प्रोसीजर है, इन हाउस प्रोसीजर के बाद ही एफआईआर की प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसके अलावा आप देखेंगे जैसे पीसी एक्ट के अंदर हम देखते हैं, पब्लिक करप्शन एक्ट के अंदर कि एक प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं कि सैंक्शन देना। जो हाई अथॉरिटी होती है वो निचली अथॉरिटी को या कोई सिटिंग जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसके खिलाफ अगर कोई केस चलता है तो उसका सैंक्शन देता है, यानी उसको देखते हुए कि हाँ उस व्यक्ति ने अपनी जो ड्यूटी है ड्यूटी को करते हुए और कोई वाकई कदाचार किया है या उसको कोई ऐसा काम किया है जो कि अपने आप में एक क्राइम कमिट करता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि विशेष हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जज की स्थिति एक सामान्य नागरिक सामान्य व्यक्ति से अलग होती है, इसीलिए एक इन हाउस प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके अंदर हालांकि हमारे कहीं भी वो डिफाइन नहीं है उसका प्रोसीजर, उसी के लिए ये भी कहा गया कि उसका प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए, लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसीजर को अपनाया गया। लेकिन एक बात बड़ी विशेष है कि ऐसी स्थिति में जब भी कोई स्थिति सामने आती है सुप्रीम कोर्ट के सामने या जज हाई कोर्ट के सामने, तो उसको उसके अंदर जो निर्णय लेना है या हाउस कमेटी का जो प्रोसीजर होना है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, जिससे कि बीच में जिसकी बहुत जल्दी होना चाहिए। लेकिन सवाल बस इतना उठता है, विश्वास रहे जुडिशरी के प्रति। जी, लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि आप कितना भी कहें कि जज की भूमिका एक सामान्य आदमी से अलग होती है, लेकिन उसको भी न्याय की कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन इस न्यायिक कटघरे में जब खड़े करने की बात की जाती है, बहुत इंस्टांसेस रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चले हैं और उनको अल्टीमेटली क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उनका सामना करना पड़ा। ये थोड़ा सा एक नहीं, अब सवाल उठ रहा है ऋषि पाल जी, सवाल बस इतना उठ रहा है कि जिस इन हाउस कमेटी की बात की जाती है, जो जांच कर रही होती है, असल में उसका वो कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है, जिसके कारण तमाम सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि ये जांच एजेंसियों का विकल्प नहीं हो सकती है या न्याय प्रक्रिया का भी विकल्प नहीं हो सकती है, दोनों बातें हैं इसके साथ। तो जिसके कारण से राजनीतिक गलियारों में भी अभी इस बात की चर्चा होने लगी है, न्यायपालिका के अंदर भी चर्चा है कि आखिर इस बॉडी को कैसे देखा जाए और क्या इसका विकल्प सुप्रीम कोर्ट देगी या कोई और देगा। जी, अभी तो देखिए निश्चित रूप से हमारे पास हम जो हमारी कार्यपालिका है या विधायिका है उस तरफ तो हमें लगता नहीं कि कोई नया कोई कानून या कोई रूल्स आएंगे। अभी फिलहाल तो पूरा देश जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को ही देख रहा है कि किस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस मामले को देख के अपनी जो कमेटी है उस कमेटी की फाइंडिंग को जितनी जल्दी से जल्द सामने रखे उतना बेहतर है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप कपिल सिब्बल जी का बयान देखेंगे कि कपिल सिब्बल जी ने उसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ा देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यायिक प्रक्रिया से भी हैं और जो बाढ़ से भी हैं,
जो इस बात को उठा रहे हैं, आपने देखा इलाहाबाद जो बार है उसमें किस वह प्रकार भी की- विरोध कर रहा है। जी 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 जी। हमारे तो साथ हरिमोहन कौशिक जी हैं, रिसर्चर के तौर पे जुड़े हुए हैं। हरिमोहन कौशिक जी, संविधान में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच में एक शक्ति संतुलन देखा जाता है, लेकिन जब जज के बारे में सवाल किए जाते हैं या उनको न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाता है तो इस शक्ति संतुलन का सिद्धांत कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिससे कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इस समय अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष हैं, वह भी कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा हिल सकता है, टूट सकता है, आत्ममंथन की जरूरत है और लिखित में प्रक्रिया होनी चाहिए। हरिमोहन कौशिक जी। सर थैंक यू सर। अभी अगर हम थोड़ा टाइम पहले की देखें, थोड़ा टाइम पहले नहीं, मतलब 2019 में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था, एक एसआई का। मुझे नहीं पता वो मामला कहाँ गया है, अगर गया उसका कुछ डिसीजन निकला तो मुझे नहीं पता, और मैं ढूंढ रहा था, मेरे को अब तक मिला नहीं। जबकि उसमें एक जो पैनल बैठा, उस पैनल में हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद बैठे थे और उस चीज का एक शोर मचा था कि यार ये कैसे बैठ सकते हैं। सर जो सेपरेशन ऑफ पावर को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसमें सारी अथॉरिटीज या सारी पावर एक ही इंस्टीट्यूशन, बॉडी या किसी पर्सन में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब सर ये जो इस टाइम पर हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारे जज साहब जो हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, ये अपना अपॉइंटमेंट भी खुद ही कर रहे हैं, इनकी जो इंक्वायरी है वो भी खुद ही कर रहे हैं, इसके बाद पनिशमेंट भी इन्होंने खुद ही देनी है, और सारे ही काम, यहाँ तक कि अपनी जो आरटीआई है वो भी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। हर चीज इन्होंने अगर खुद ही डिसाइड कर लेनी है तो सर ये एक तरीके की जुडिशियल डिक्टेटरशिप क्यों ना कही जाए। एनजेएसी के अंदर यही तो था कि यार जो अपोजिशन है या पार्लियामेंट का एक सेक्शन वहां बैठा हुआ होगा और वो अपनी राय देगा, इनके अपॉइंटमेंट में राय देगा सर, जिसमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज देखा जाए तो जो हमारे जो जज साहब है उनकी जो मतलब जो जुडिशरी के लोग हैं उनकी से ज्यादा होगी, उनकी अप्रोक्सीमेट 70% है। सर सोचकर देखिए, अपॉइंटमेंट में 30% भी अप्रोक्सीमेट ये सुनने को तैयार नहीं है सर। जी। भरोसा डिग रहा है, भरोसा हिल रहा है, लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो यह मामला अब कहां जाता दिख रहा है? क्या कुछ न्याय की उम्मीद कर सकती है भारत की जनता, या न्याय के मंदिर में न्याय का पुजारी खुद कटघरे में खड़ा है, अब उसका कैसे इंसाफ होगा? राजनीतिक दृष्टि से आप इसका क्या विकल्प देखते हैं? जी जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से यशवंत वर्मा जी के पास इतना कैश मिला, आज भी हिंदुस्तान के अंदर उनके घर के पास, उनसे नहीं मिला, उनके घर में मिला। जी बाहर। जी बिल्कुल उनके घर पे मिला। आज भी हिंदुस्तान की जनता जब किसी दो गुटों में झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। मतलब एक विश्वास होता है कि उसे पता है कि वो कानून व्यवस्था हमारी इतनी मजबूत है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज वो विश्वास कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण कि इतना पैसा जो मिला, क्या वो व्हाइट का था, वो ब्लैक का था? और 14 तारीख का ये मामला है, उसके बाद 22 तारीख को जांच कमेटी बिठाई गई। उसके अंदर जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कर्नाटक के चीफ जस्टिस को और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया। वो जांच रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ जनता के सामने आ रहा है कि जांच कहां तक पहुंची है, कैसे कैसे आगे बात बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये पैसा व्हाइट का था तो अब तक यह बात क्यों नहीं बताई जा रही, और अगर ये ब्लैक का था तो उसके अंदर तथ्य बचे ही कहां हैं। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं करप्शन की बू तो आ ही रही है। अगर कहीं ना कुछ ऐसा दिखता है तो जल्दी से जल्दी देश की जनता की नजरें नहीं। आपको क्या लगता है जो हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे यह बात सामने निकल के आ रही है कि एक तरीके का देश में जुडिशियल डिक्टेटरशिप दिख रहा है, आप इस बात से सहमत हैं रवि जी? जी बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। आप समझ सकते हैं कि आज देश तो इसका जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ ऋषि पाल जी मौजूद हैं। ऋषि पाल जी, मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा सर, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा जी। जैसे सर ने अभी कहा ना, आई विल सी यू इन कोर्ट, वो जमाना गया जब गरीब गुरबान लोग कहते थे कि मैं कोर्ट में देखूंगा।
आज के दिन जो आई विल सी यू इन कोर्ट वाली लाइन भी पैसे वाला ही कहता है, क्योंकि वो जानता है जज के सामने पोटली रखेगा और बेल तो मिल ही जाएगी। चलिए। ये चीज हमने केजरीवाल से लेकर बहुत सारे केसेस में देख लिया। जी। तो सर ये रियलिटी है। रोड रेज जो सड़क पे होती है ना, एक दूसरे के सर फोड़ के जान से मार देते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि ताकतवर जो है वो पैसे के दम पे जीता है और जो कमजोर है वो अपना मामला खुद ही सेटल कर लेता है। क्राइम बढ़ने के पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी है। यह एक धारणा बनती जा रही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, वह भी इसी बात को की ओर इशारा कर रहे हैं। ऋषि पाल जी, जो आम आदमी के मन में जुडिशरी के प्रति निष्ठा है, सम्मान है, वह ऐसे मामलों के आने के बाद अंदर से लोग हिल जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, जो लोग हमको न्याय दे रहे हैं वो खुद पैसे लेके दे रहे हैं। जी। निश्चित रूप से जैसे दोनों पैनलिस्ट ने अपनी बात कही, मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं दोनों पैनलिस्ट की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये जो होते हैं ये कुछ चुनिंदा मामले होते हैं और चुनिंदा मामले ही थोड़े से हाईलाइट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जुडिशरी है, जजेस जो हैं वो अपना काम जो है निष्ठा से नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ निजी तौर पे अधिकांश जजेस जो होते हैं अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। मैंने खुद अपनी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मैं देखता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं सुबह उन पर मैजिस्ट्रेट के पास भी 90-100 केसेस लगे हुए होते हैं। एक दिन में 100 केसेस को करना, उनके ऑर्डर्स लिखवाना, साइन करना, तो देखिए आक्षेप लगाना बड़ा आसान है और जैसे भी आपके सामने है, मैं इसका भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसमें देखिए तालाब में कुछ लोग, कोई गंदी मछली आती है, कोई आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे सिस्टम पर ही। ऋषि पाल जी, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, बात केवल ये हो रही है कि अभी जो ऐसे लोगों से निपटने की जो प्रक्रिया बनाई गई है, क्या वो पुख्ता है या उसमें खामी है? रूप से मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत ज्यादा अभी सुधार की आवश्यकता है और उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि सुधार का तरीका यही है कि जब तक जो आप लोग पहले से बैठे हैं, आप लोग अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं वो उसको एक डाउट तो क्रिएट कर ही रहा है, तो उसको सही करना वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जो जजेस है उनको ये पूरी जुडिशरी की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी मतलब जो अधिकांश जो जजेस होते हैं वो निष्ठा से काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा जो आपके सामने उदाहरण आ जाते हैं उसको हम लेके पूरी न्यायपालिका को, न्याय प्रक्रिया को हम प्रशंसित नहीं लगा सकते। चलिए ठीक है। हरिमोहन कौशिक जी, क्या ये 1-2 मामले ही हैं या आम लोगों के बीच में अधारणा पुख्ता हो चुकी है, जिसकी ओर कपिल सिब्बल भी इशारा कर रहे हैं कि अगर आप लिखित में आपने कानून नहीं बनाया, लिखित में प्रक्रिया नहीं बनाई, संवैधानिक मान्यता नहीं दी तो लोगों का भरोसा टूटेगा? हरिमोहन कौशिक जी। सर, एक सड़ी मछली तालाब को गंदा कर देती है। अब मेरे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, क्या वो पूरा तालाब गंदा हो चुका है या फिर कुछ सड़ी मछलियां जो है उनको पकड़ के बाहर कर दिया गया है? मेरे पास दोनों एग्जांपल्स नहीं है। मतलब ये वाला एग्जांपल अभी तक नहीं है कि कौन सी वाली सड़ी मछली थी जिसे बाहर कर दिया गया, और अब शक हो चुका है कि कहीं वो तालाब तो गंदा नहीं हो गया है। और ये जो शक है इसको मिटाने के लिए क्या एफर्ट है, मुझे ये भी अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि अब अगर कपिल सिब्बल जी आज अगर वो कुछ स्टेटमेंट ना देते तो शायद हम डिस्कस भी ना कर रहे होते इस चीज को, और ये मामला रफा दफा हो चुका था। क्योंकि बेशर्मी उसमें भी दिखाई दी कि पहले नोट मिले, जले हुए थे, फिर कुछ नहीं मिला, फिर मिल गए, फिर अपलोड हो गई। तो सर ये चीज हम भी समझ रहे हैं कि असलियत में कुछ तो खेल था और वो बहुत शांत था, मतलब बहुत अंदर खाते चल रहा था। सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं वो तालाब ही गंदा तो नहीं हो गया, उसको साफ करने के लिए क्या किया जा रहा है, मुझे एक आम आदमी की तरह समझने में बड़ी मुसीबत हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपका संशय है वही पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और इस पे पूरे सिस्टम में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर न्यायपालिका को अपनी साख बचानी है तो अब उसे अंदर से खुद को दुरुस्त दिखाना होगा, संवैधानिक ढंग से अपनी प्रक्रियाओं को मान्यता दिलाना पड़ेगा, तभी लोगों का भरोसा उस पे बना रहेगा। आप तीनों मेहमान हमारी इस खास चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।